तो पहले ही महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को एक और झटका लग सकता है। आरबीआई के गवर्नर ने चेतावनी दी है कि मार्च तक महंगाई पीक पर पहुंचने की आशंका है। इसके अलावा आपका लोन भी फिलहाल सस्ता नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके मायने ये भी है कि आपकी मौजूदा ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। ब्याज दरों में बदलाव पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ बदलने वाली है तो वो है महंगाई की चाल, जो आने वाले वक्त में और बढ़ सकती है। पिछली तिमाही में जो खुदरा महंगाई दर 5.6% थी, वो मार्च में बढ़कर 5.7% रहने का अनुमान है। आरबीआई ने खुदरा महंगाई दर यानी सीपीआई के वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5.3% रहने का अनुमान लगाया है। चौथी तिमाही में ये 5.7% रह सकती है। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन 4.5% रहने का अनुमान है। 2022 से 2023 की पहली तिमाही में महंगाई 4.9%, दूसरी तिमाही में 5%, तीसरी में 4% और चौथी में 4.2% रह सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को बताया कि मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग में कि इस बार 10वीं बार ब्याज दरें स्थिर हैं। रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। ब्याज दरें तय करने वाला रेपो रेट अभी 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर है। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय बैंक ने 2020 मार्च में 0.75% यानी 75 बीपीएस, मई में 0.40% की कटौती की थी। उसके बाद से रेपो रेट 4% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर लुढ़क गया था। इसके बाद से अभी तक आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.8% पर रखा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.8% से घटकर 7% कर दिया गया। वहीं वित्तीय वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.3% और फाइनेंशियल ईयर 23 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.5% रह सकती है। The Monetary Policy Committee, that is the MPC, met on 8th, 9th and 10th February 2022, and based on an assessment of the current macroeconomic situation and outlook, it voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided by a majority of 5-1 to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy, while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. Government's thrust on capital expenditure and exports are expected to enhance productive capacity and strengthen aggregate demand. This would also crowd in private investment. The conducive financial conditions engendered by the RBI's policy actions will provide impetus to investment activity. The surveys done by the Reserve Bank reveal that capacity utilization is rising and the outlook on business and consumer confidence remain in optimistic territory, which should support investment as well as consumption demand. The prospects for agriculture have brightened on good progress of winter crop sowing. Overall, there is some loss of momentum of near-term growth while global factors are turning adverse. Looking ahead, domestic growth drivers are gradually improving. Considering all these factors, real GDP growth is projected at 7.8%. I repeat, 7.8% for
22-23, with Q1 22-23 at 17.2%, Q2 at 7%, Q3 at 4.3% and Q4 at 4.5%. अब अगर आप नहीं जानते कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है तो हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई द्वारा बैंकों को कर्ज दिया जाता है। बैंक इसी कर्ज से ग्राहकों को लोन देते हैं। रेपो रेट कम होने का अर्थ है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के लोन सस्ते हो जाएंगे, जबकि रिवर्स रेपो रेट से ठीक विपरीत होता है। रिवर्स रेट वो दर है जिस पर बैंकों की ओर से जमा राशि पर आरबीआई से ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट के जरिए बाजारों में लिक्विडिटी यानी नकदी को नियंत्रित किया जाता है। रेपो रेट स्थिर होने का मतलब है कि बैंकों से मिलने वाले लोन की दरें भी स्थिर रहेंगी। रेपो यानी रीपर्चेज ऑप्शन, ये वो रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पैसा देता है या लोन देता है। आम आदमी से इसका क्या कनेक्शन हुआ? अब जो बैंक्स पैसा आरबीआई से लेते हैं वो जाहिर सी बात है लोन्स के रूप में आम आदमी को दिया जाता है। तो रेपो रेट जब हाई होता है तो जनरली इकोनॉमी में रेट्स ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाते हैं। अब रिवर्स रेपो क्या है? जब बैंक्स अपना सरप्लस लिक्विडिटी आरबीआई के पास रखते हैं वो रेट कहा जाता है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो का इस्तेमाल आरबीआई कई बार लिक्विडिटी सक करने के लिए भी करता है। मान लीजिए इन्फ्लेशन ज्यादा है, लिक्विडिटी सक करनी है तो रिवर्स रेपो बढ़ाई जा सकती है। उससे क्या है, जब लिक्विडिटी कम हो जाती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है। तो बेसिकली रेपो का आम आदमी से नाता यह है कि रेपो रेट्स अगर ज्यादा हैं तो इकोनॉमी में रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होंगे, अगर रेपो रेट कम है तो इकोनॉमी में लोन्स जो हैं कुछ सस्ते अवेलेबल होंगे। अब ब्याज दरों पर फैसला करने वाली आरबीआई की एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। इनमें 3 सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और बाकी 3 सदस्य आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, जिनमें गवर्नर भी शामिल है। एमपीसी की 3 दिन तक चलने वाली मीटिंग में आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पर फैसला करता है। नवंबर और जनवरी में 2 बार दाम बढ़ाने के बाद एफएमसीजी, हेल्थ केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां फिर से दाम बढ़ाने जा रही हैं। वजह वही पुरानी है, महंगा कच्चा माल और कंपनियों के मार्जिन पर बढ़ता दबाव। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एरिक ब्रगेंजा का कहना है कि पिछले कुछ समय से प्रोडक्ट के दामों में बढ़ोतरी टलती जा रही है। इंडस्ट्री ने फेस्टिवल सीजन में डिमांड को कोई चोट ना पहुंचे इसलिए कीमत बढ़ाने के आइडियाज को कुछ समय के लिए टाल दिया था, लेकिन अब इसे और टाला नहीं जा सकता। इस तिमाही में कीमत में 5% तक वृद्धि होगी। इसका मतलब यह हुआ कि गर्मी आने से पहले कूलर, एसी का बाजार गर्म हो जाएगा। ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस हेड सलील कपूर कहते हैं कि प्लास्टिक, स्टील और कॉपर के दाम बढ़े हैं, इसलिए कंपनी अपने सभी प्रोडक्ट्स के दाम 4 से 7% तक बढ़ाने वाली है। बिस्कुट, नमकीन, तेल, साबुन बनाने वाली एफएमजीसी कंपनियां भी कतार में खड़ी हैं। बिस्कुट बनाने वाली दिग्गज कंपनी ब्रिटानिया चौथी दफा दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी मार्च तक कीमतों में 10% तक इजाफा कर सकती है। कंपनी का कहना है कि चीनी, गेहूं, पाम ऑयल जैसे तमाम चीज महंगी होंगी। ब्रिटानिया की बात की जाए तो कच्चे माल महंगे हो गए हैं और मजबूरन दाम बढ़ाने होंगे। कंपनी 2021-22 की पहली तिमाही में 1%, दूसरी तिमाही में 4% और तीसरी तिमाही में 8% दाम बढ़ा चुकी है। यानी हर तिमाही में दाम बढ़े हैं। यही वजह है कि एफएमसीजी कंपनियों ने वॉल्यूम गिराने के बाद भी मुनाफे कमा लिए हैं। वॉल्यूम गिराना यानी कंपनियों का माल कम बिका। एफएमसीजी कंपनियों के बिक्री के आंकड़ों की बात की जाए तो एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री लगातार बढ़ी है।
पहली तिमाही में 22% और 15% रहा। दूसरी तिमाही में अगर देखा जाए तो ये 5% रहा। तीसरी तिमाही में बात की जाए तो -4% रहा। अब ज्यादा चिंता गांव से है। वहां आय टूटने से मांग पर सीधा असर पड़ा है। उधर डाबर इंडिया के सीईओ मोहित मल्होत्रा कहते हैं कंपनियों ने महंगाई के कारण असर को कम करने के लिए सभी प्रोडक्ट्स के रेंज के दाम बढ़ाए हैं। हेल्थ केयर पोर्टफोलियो में कंपनी ने हनीटस, पुदीन हरा और च्यवनप्राश की कीमत 10% तक बढ़ाई है। अब कंपनी एक बार फिर कीमतें बढ़ाने जा रही है। सौंदर्य के बाजारों को भी महंगाई की नजर लग गई है। दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी लॉरियल के लिए पेट्रोकेमिकल्स से जुड़े कच्चे माल की महंगाई है वो सिरदर्दी बनी है। कंपनी का कहना है कि महंगाई बढ़ने का ट्रेंड एक बड़ी चिंता है। लॉरियल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित जैन कहते हैं पिछले साल प्राइस हाइक का एक राउंड हो चुका है और अब दूसरा राउंड इस साल मध्य तक पूरा होगा। अब अनुमान है कि कंपनी 5 से 6% तक दाम बढ़ा सकती है। यानी खाना पीना, सजना संवरना, घर, रसोई घर, सब कुछ महंगाई की आंच में तपने वाला है और यही आरबीआई की सबसे बड़ी चिंता है। बढ़ती महंगाई को तत्काल प्रभाव से नियंत्रित करने के लिए सरकार को चाहिए कि उन खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक लगाई जाए जिनका देश में उत्पादन सरप्लस में है। उससे देश के उपभोक्ताओं को तत्काल प्रभाव से ऐसे खाद्यान्नों की महंगाई पर उनको राहत दी जा सकती है। दूसरा, सरकार को चाहिए कि एमएसपी सभी खाद्यान्नों के, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के प्रोड्यूस हों चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हों, सभी उत्पाद पर यदि एमएसपी जारी होती है या सरकार एमएसपी निर्धारित करती है तो उससे जब भी किसी उत्पाद के दाम बढ़ते हैं तो सरकार तत्काल एसओपी जारी करके ऐसे प्रोडक्ट्स पर या ऐसे खाद्यान्न पर नियंत्रित करके उसके दाम को कम कर सकती है, उस पर नियंत्रण लगा सकती है। दूसरा, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वह महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और प्रत्येक क्वार्टर में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है। वो इसको रिव्यू करते हैं और आवश्यकता के अनुसार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए उसको निर्धारित करते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत अधिक आवश्यकता चिंता करने की मुझे इसलिए नहीं लगती है क्योंकि आरबीआई की हर जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, हर क्वार्टर में के लिए निर्धारित होती है। उसका मूल्यांकन होता है, रिव्यू किया जाता है और फिर से वो निर्धारित होती है। इसलिए मुझे लगता है कि यदि किसी क्वार्टर में वो चेंज नहीं हुआ या उसमें आवश्यकता नहीं थी तो अगले क्वार्टर में सरकार इस तरह के मेजर्स लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि महंगाई जिस प्रकार से खाद्यान्न की मामले में बढ़ रही है उसको हमें तत्काल ऐसे प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को यदि रोकेंगे तो निश्चित रूप से, और जो खाद्यान्न हमें बाहर से मंगवाने हैं उसके लिए भी हमें आवश्यकता है कि उन पर उस तरह की ड्यूटीज़ को कम से कम लगाई जाए जिससे कि आम उपभोक्ता को सस्ते दाम पर खाद्यान्न